वालेकुम अस्सलाम सर। Am I audible to all of you? यस सर। So, today's class is basically about our 5 months plan, and I am also going to discuss some of the major strategies that students use for English essay. Plan क्या होगा या क्या plans हो सकते हैं, and along with that, I'm going to share my experience of teaching इन ऑल दीज 7 to 8 years। तो उसमें इंग्लिश को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इस एग्जाम को समझ लें कि क्या इसके बेसिक्स, क्या फंडामेंटल्स इसके समझे हैं, क्या मेजर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स करते हैं इस सब्जेक्ट में। तो आई वुड लाइक के आप लोग सजेस्ट कर दें कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस करना चाहेंगे या क्वेश्चन एंड पे रख ले। जैसे आप लोग कहें हम उसी तरह, बिकॉज आई वांट दिस क्लास टू बी इंटरैक्टिव, सो हम उसी तरह इसको लेके चल लेते हैं। अगर आप लोग पहले क्वेश्चंस करना चाहें तो मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, अदरवाइज एंड पे रख लेते हैं। सो हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद दिस क्लास? एनी सजेशंस? ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा है कि क्वेश्चंस एंड पे रख लेते हैं। एनी अदर सजेशंस? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूं कह लेता हूं कि I'm going to tell you the major reasons of failure in this subject, जिससे बेसिकली आप इंग्लिश ऐसे के क्राइटेरिया समझ पाएंगे जो एफपीएससी को के एग्जामिनर को आपसे रिक्वायर्ड है। नंबर वन, सबसे जो पहली रीजन है जिस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्लंक दिस पेपर, वो ये है कि सीएसएस हो या पीएमएस हो, ये दो एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको आप बाकी किसी भी पेपर से, चाहे वो तहसीलदार का पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर है, कोई और बड़ा पेपर है 17 का, आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते सीएसएस के या पीएमएस के इंग्लिश ऐसे को। जनरली इन दो पेपर्स में डिफिकल्टी लेवल जो रखा जाता है क्वेश्चन का, वो भी बाकी तमाम पेपर्स से डिफरेंट है। और इन दो पेपर्स में जनरली एग्जामिनर की आपकी लेंथ की रिक्वायरमेंट भी आपसे ज्यादा है। आई एम वर्किंग विद नियर पियर एंड रोड टुवर्ड्स ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट, तो मेरे पास फ्रीक्वेंटली टेस्ट वगैरह स्टूडेंट्स के आते रहते हैं। मेरा हर साल इवेलुएशन के अलग सेशंस चलते हैं। इन माई इवेलुएशंस जो मेरे सामने सबसे बड़ी मिस्टेक कह लें कि जहां से आगे तो बात ही खत्म हो जाती है, वो तो ये सामने आती है कि बहुत से स्टूडेंट सीएसएस के या पीएमएस का लेंथ का क्राइटेरिया ही नहीं पूरा कर पा रहे। वो उतना लंबा ऐसे लिख ही नहीं पा रहा है कि जितना एग्जामिनर उनसे रिक्वायर कर रहा है। अब इस चीज में यूं समझ लें कि 35 मार्क्स पे, यानी यू कैन वेरी साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर योर मार्किंग, कि एक बच्चा है जो 10 नंबर पे सीएसएस या पीएमएस में फेल हो रहा है, एक 15 पे फेल हो रहा है, एक 20 से 30 के दरमियान में फेल हो रहा है। तो 20 to 30 के दरमियान ऐसे वो बच्चे होते हैं, इश्यूज भी बहुत से होते हैं और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर के इश्यूज भी होते हैं। 30 से ऊपर जनरली वो बच्चे जा रहे होते हैं जो लैंग्वेज का बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। यानी एग्जामिनर इतना भी जालिम आदमी नहीं है, अगरचे वो बहुत जालिम है एफपीएससी का एग्जामिनर, लेकिन इतना जालिम नहीं है कि वो आपको 30 दे रहा है, 40 नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 क्रॉस किया है वो सीधा सीधा लेंथ की वजह से मार खा गए हैं। और इस 30 से 40 की ब्रैकेट में कोई 35 स्कोर कर रहा है, मैंने 39 भी स्कोर्स देखे हैं बच्चों के, 39 स्कोर्स पे फेल है, 1 नंबर से एग्जामिनर ने फेल कर दिया। अब ये वो बच्चे हैं जो बेसिकली एग्जामिनर की रिक्वायर्ड लेंथ का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। सो पहली जो रीजन है सीएसएस या पीएमएस में फेलियर की, वो रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग ना लिखना है। और इसमें इस ब्रैकेट में 30 से 40 की ब्रैकेट में जो बच्चे स्कोर करते हैं, ये तमाम बच्चे जनरली फेल होने वाले नहीं होते।
इन बच्चों को पूरा पूरा साल ये समझ नहीं आती कि असल में व्हाट वेंट रॉन्ग विद आवर ऐसे, कि हमारी तो प्रैक्टिस भी अच्छी थी, हमने तो लिखा भी बहुत था, हमारा तो फेलियर नहीं बनता था। अब मार्केट में आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि टीचर्स या आपके लिए जो सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उनमें लेंथ इज द क्राइटेरिया विच इज द लेस टॉक्ड अबाउट। इस पे ज्यादा बात नहीं की जाती। पीएमएस है तो इसमें बच्चे ये कंसिडर करते हैं कि 10-12 पैराग्राफ लिखे तो गुजारा हो जाएगा, सीएसएस में कोई 15-16 पैराग्राफ लिखे तो गुजारा हो जाएगा। अब इसमें होता इस तरह से है कि सम टाइम्स छोटा ऐसे लिख के लोग पास भी हो जाते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि थोड़ा ऐसे लिख के 12 पेजेस का ऐसे लिख के 14 पेजेस का ऐसे लिख के भी कुछ लोग पास तो हो जाते हैं। अब इसमें पॉइंट ये है कि जो लोग छोटा ऐसे लिख के पास होते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और इसके पीछे भी रीजंस ये होती हैं कि हो सकता है एग्जामिनर ने आउटलाइन के बाद आपका ऐसे देखा ही नहीं, उसने आपकी लेंथ को नोटिस किया ही नहीं है। या कुछ बच्चे यूं समझ लें कि उनकी लैंग्वेज इतनी एक्सीलेंट होती है और वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक चूज कर रहे होते हैं, विच मीन्स लिटरेरी टॉपिक चूज कर रहे होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के इश्यूज क्या हैं, वो तो बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमनेड, जब आपके पास बहुत सारे लीमू हो तो उसकी शिकंजवी बना ले, मतलब व्हेन लाइफ थ्रोज यू डिफिकल्टीज तो आप उनको सेल थ्रू किस तरह। इसमें अब कोई बच्चा 6 पॉइंट्स भी लिख जाए, 7 पॉइंट्स भी लिख जाए, तो एग्जामिनर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में लिटरेरी टॉपिक्स में अपना लेंथ का क्राइटेरिया थोड़ा सा लोअर डाउन करता है। सो ऐसे तमाम बच्चे जो जनरली थोड़ा लिख के पास हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लिटरेरी ऐसे लिख के पास होते हैं। सो बाकी सभी बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। लेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो पहली बात हमने स्टेब्लिश कर ली कि जो बच्चे पूरी रिक्वायर्ड लेंथ के मुताबिक नहीं लिखते वो फेल होते हैं। इनडायरेक्टली हम समझ क्या रहे हैं कि ऐसे में हमने पास किस तरह होना है। सो आई एम टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स और रीजंस फॉर फेलियर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेशो इंग्लिश में है और दूसरे नंबर पे आजकल जो है वो कह लें कि इस्लामिक स्टडीज की है। अच्छा, पहली रीजन हमने एस्टेब्लिश कर ली, वो हम अपने अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनसे लेंथ के ऊपर डिटेल्ड बात होगी कि सीएसएस में हम क्या लेंथ रखेंगे, पीएमएस में क्या हम डिटेल्स रखेंगे, और बाकी जो पेपर्स आपके होते हैं, लेट्स सपोज तहसीलदार का पेपर आ गया है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर आ गया है, कोई एफपीएससी का एफआईए नैब का पेपर आ गया, उसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने किस लेंथ का ऐसे रखना है। दूसरी रीजन, ऐसे बच्चे, आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कभी जर्नी में थे, जिन लोगों ने सीएसएस की तैयारी शुरू की, और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो पूरा पूरा साल एक फुल लेंथ ऐसे ही नहीं लिखते, पूरा पूरा साल इंग्लिश ऐसे का इस हद तक खौफ बैठा हुआ है, या यूं कह लें कि ये उनका इतना बड़ा प्लानिंग फेलियर है अपनी तैयारी में कि एक बच्चा सीएसएस करने आया है और वो ये सोच रहा है, ख्वाब लेके बैठा हुआ है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा या मैं एएसपी बनूंगा, और इंग्लिश की तरफ आया ही नहीं है, जो नॉकडाउन करवाने वाला सब्जेक्ट है, जिसके बाद आप 800 ले लें, 1000 ले लें, 5000 नंबर ले लें, 1200 में से आप गायब हैं, आपकी वो अटेम्प्ट गई, जिसने इंग्लिश पे काम ही नहीं किया। अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनकी थ्रू आउट एफएससी तक या आगे डिग्री तक इंग्लिश बहुत अच्छी रही है, और उनको लगता है कि सीएसएस की इंग्लिश भी बिल्कुल वैसी है जैसी हम गाइड्स से रट्टा लगा के करते रहे, या चूंकि हमारी फैमिली में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है या हमारी जो प्रीवियस स्कूलिंग रही है उसमें चूंकि हम इंग्लिश में बात करते हैं, लिहाजा सीएसएस का ऐसे भी कर जाएंगे। सीएसएस का ऐसे इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशंस विन करने वाले बच्चों ने भी फेल किया है, और इंग्लिश लिटरेचर वालों की तो वैसे ही भरमार लगी होती है जो फेल करते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे जो मतलब खाना नहीं फूड खाते हैं, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे फेल होते हैं, और रट्टेबाज अवाम टाट स्कूल के पढ़े हुए
बड़े पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे इंग्लिश ऐसे पास करते हैं सीएसएस को, और खासतौर पे पीएमएस का, क्योंकि उसमें लेंथ का क्राइटेरिया थोड़ा कम है। अब बेसिक रीजन ये है कि बच्चों ने एफपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया होता, उन्होंने उस तरह से स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स के पैराग्राफ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है या नहीं लिखनी, या कैसे लिखनी है, एक ऐसे की ओवरऑल लेंथ क्या होगी, कौन सी टाइप का ऐसे आप चूज करेंगे, आपने रेफरेंसेस कितने देने हैं, आपका जो ऐसे है उसमें लैंग्वेज की आपकी किस किस्म की लैंग्वेज होनी चाहिए, इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं। स्ट्रक्चर को लेके आउटलाइन हो तो उसमें मेन हेडिंग सब हेडिंग्स किस तरह बनानी है, ओवरऑल लैंग्वेज क्या होगी, ये बहुत सी चीजें इस पैटर्न पे बच्चों ने चूंकि काम ही बहुत कम किया होता। अब एक बच्चा कहता है कि जी मैंने टोटल फुल लेंथ एसेस लिखे हैं पूरे साल में, मैं सीएसएस देने जा रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर या एसी कस्टम्स, या मैं एसी रेवेन्यू बनने जा रहा हूँ, या मैं ऑडिट एंड अकाउंट में बाकी पूरी कायनात का ऑडिट करने जा रहा हूँ, सारी सरकार को मैं यहाँ से पकड़ने जा रहा हूँ, बाकी सरकार के जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनका मैं ऑडिट करूंगा, या जो है वो स्टेट विद इन स्टेट, मैं रेलवे में जाके बड़े बड़े बंगलों में बैठूंगा, और चार ऐसे फुल लेंथ नहीं लिखे हुए होते पूरे साल में। तो बेसिकली यानी वो बच्चे जिन्होंने ऐसे की प्रैक्टिस ही नहीं की, और क्या होगा, बहुत मेहनत के साथ जीएसए की तैयारी कर रहे होंगे, ऑप्शनल के बेहतरीन तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, और पहले चार चार महीने जो उनकी जर्नी के हैं उसमें इंग्लिश का तो नाम ही नहीं होगा। कोई बच्चा कंपलसरी पकड़ के बैठा होगा, कोई ऑप्शनल्स पकड़ के बैठा होगा, नोट्स मेकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने पे फोकस होगा, ऐसे की कोई माइंड में स्ट्रेटजी ही नहीं होगी, कोई प्लान ही नहीं एग्जिस्ट करता होगा सिरे से ही। तो ऐसे लोग जब जाके फेल होते हैं तो दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल, कि जिसने लिखा ही नहीं है 4 से 5 फुल लेंथ एसेज को सीएसएस के लिए मैं न लिखना कहता हूँ। सो दूसरी हमारी कैटेगरी जो फेल होते हैं, जो कि खुद फेलियर इनवाइट करते हैं कि मतलब आओ ग्रीट करो मुझे, जो कि पहले प्लान करके बैठे होते हैं फेलियर के लिए, ये वो लोग हैं जो इंग्लिश को उसके रिक्वायर्ड प्रैक्टिस पे नहीं रखते। और अगर मैं पेपर बी की बात करूं, अब ऐसे में तो आप फिर बच गए, अगर आपने लेट्स सपोज कोई 2 से 3 थीम्स तैयार कर लिए, आपने सोचा कि जी क्लाइमेट चेंज, लेट्स सपोज स्टूडेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, वो बड़ी रॉ प्लानिंग करता है, उसको कोई गाइडेंस नहीं है, उसका किसी एकेडमी से कांटेक्ट नहीं है, वो क्या करता है, वो पिछले 5-10 साल के पास पेपर्स उठाता है, वो कहता है कि जी ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, और साथ में एक डेमोक्रेसी को शामिल कर लेता है कि लेट्स सपोज ये 4 थीम्स है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि हर दफा पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ आ रहा है, डेमोक्रेसी पे एग्जामिनर कुछ ना कुछ दे रहा है, अगर आप पिछले 20 सालों के पेपर्स इकट्ठे करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास कोई 30 टॉपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर सीएसएस और पीएमएस के अलावा बाकी पेपर्स को शामिल कर लेंगे तो 50 जो है वो टॉपिक्स आपके पास जमा हो जाएंगे जो खाली डेमोक्रेसी पे पूछा गया है। कभी वो आपसे डेमोक्रेसी को इलिटरेसी के साथ रिलेट कर रहा है, कभी वो डेमोक्रेसी को जो है वो इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है, कभी डेमोक्रेसी को वो जो है वो पॉलिटिकल कल्चर के साथ रिलेट कर रहा है, कभी वो डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल पोलराइजेशन से रिलेट कर रहा है, कभी जियो पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहा है, कभी वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर रहा है, कभी ग्लोबलाइजेशन से रिलेट कर रहा है, और कभी ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी अपनी जिद है। इंडियन यूपीएससी में यह टॉपिक आया था कि डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज अ निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि ये एक ऐसा फ्लॉड सिस्टम है जो अपने आप को ही निगेट कर रहा है डेमोक्रेसी। इतना फ्लॉड सिस्टम है डेमोक्रेसी कि आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसका कुछ इम्प्लीमेंट जो आपने किया वो इसके बाकी प्रिंसिपल्स को निगेट कर देगा। कहने का मतलब यह है कि खाली डेमोक्रेसी पे 500 डिस्कशन बन जाएगा, डेमोक्रेसी इज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस। ये प्रोसेस तो है नहीं, ये तो लोगों के जहन का एक फिनोमेना है। अगर आप जहन से जमहूरी जहन नहीं रखते तो डेमोक्रेसी तो कभी ग्रो नहीं कर सकती। मीडिया से रिलेट कर दिया उसने, प्रेस से रिलेट कर दिया, मल्टीपल। तो एक स्टूडेंट उसके पास पेपर्स उठाए, ये तो वो खुद चूज कर लेगा कि ये 4 थीम्स है। अब उसने ये प्लान किया कि ऐसे में मैं लेट्स सपोज 4 भी नहीं करता, मैं 2 या 3 थीम्स कर लेता हूँ, और उनको मैं हर एंगल से कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट से बेसिकली जो मिस्टेक होती है, अगेन आई एम कमिंग टूवर्ड्स माय थर्ड मिस्टेक, कि स्टूडेंट क्या करता है, एक ऐसे डेमोक्रेसी पे, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे, एक क्लाइमेट चेंज पे,
एक टेररिज्म पे, एक इकॉनमी पे। अब अपेरेंटली तो आपने क्या काम किया कि आपने को 15-20 ऐसे किए हुए हैं पेपर पे लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई एक स्पेसिफिक डोमेन या एरिया ऐसा बता दे जो आपने पूरी तरह तैयार किया हो। आप करके गए डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, पास पेपर्स में आया था, उसने पेपर में दे दिया डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। आप होप्स एंड हर्डल्स करके गए हुए थे, उसने आगे कोई और दे दिया। ग्लोबलाइजेशन पे तो तकरीबन 15 से नीचे अगर आप टॉपिक्स करते हैं तो यूं समझ लें आपका ग्लोबलाइजेशन तैयार ही नहीं हुआ। उसको हम चलें कम करके 10 टॉपिक्स कर लेते हैं। तो जो पुअर प्लानिंग से बच्चे तैयार करते हैं उसको हम कहेंगे रैंडम प्रेपरेशन, के वो रैंडमली टॉपिक्स तैयार करते हैं, कोई खास एरिया सेलेक्ट करके उनको कंप्रीहेंसिवली तैयार नहीं करते। मेरा काम ये बनता है कि अगर मैंने डेमोक्रेसी का थीम तैयार करके जाना है तो फिर मुझे पता हो कि डेमोक्रेसी के वो टॉपिक्स जो आज से 10 साल पहले पूछे गए थे वो मैंने करने हैं। लेकिन इस टाइम एग्जामिनर क्या टॉपिक दे सकता है ग्लोबलाइजेशन पे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। क्योंकि आपने जिस साल पे जो टॉपिक्स रेलेवेंट हैं वो ही नहीं करके गए तो बेशक डेमोक्रेसी में आप पीएचडी करके चले जाएं, फायदा ही नहीं है। अब आप देखें कि ये एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूं कि जब इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए तो डेमोक्रेसी का थीम तो एवरग्रीन था, वो तो हर साल उस पे टॉपिक पे कुछ ना कुछ तो दे रहा था। लेकिन जब खान साहब आए और उन्होंने बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो है वो तोप तान दी के अकाउंटेबिलिटी ड्राइव मैसिव शुरू की, उस दौर में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल डिविजन्स क्रिएट हुई और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में यूं समझ लें वॉर चल पड़ी, बल्कि एक की सभी के अगेंस्ट। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन उस दौर में सबसे ज्यादा बढ़ी और CSS 2020 में एग्जामिनर ये टॉपिक दिया था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। So examiner whenever gives a topic from any theme, examiner is very modern in his approach। ये नहीं है कि वो आपको डेमोक्रेसी पूछ दे कि जी हाँ जी ग्रीस पे जो डेमोक्रेसी थी ग्रीस में उसमें और मॉडर्न डेमोक्रेसी में कंपैरिजन करेंगे, उस पर एक नोट लिख के दें। एग्जामिनर आपको वही टॉपिक्स देगा जो एक्चुअली इस साल के लिए रेलेवेंट बनता है। अब उसका डिसीजन बच्चा लेता है कि न्यूज़पेपर्स में क्या आ रहा है, करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स हैं उनमें किन टॉपिक्स की ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब हमने ग्लोबलाइजेशन, हमने तो किसी दौर में मसलन 16 में पहली दफा एग्जामिनर ने दिया था कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। एग्जामिनर तो ने तो ग्लोबलाइजेशन पे आपसे सिंपली ये पूछा था कि जी ये बता सकते हैं ग्लोबलाइजेशन है क्या। ग्लोबलाइजेशन लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब ये एक किताब थी जिसका थीम उठा के एग्जामिनर ने दिया था। या आप कोई और एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज उसने पूछ लिया एनर्जी क्राइसिस या क्लाइमेट चेंज पे पूछ लेते हैं। उसने क्लाइमेट चेंज को कह दिया कि ये एक सबसे बड़ी थ्रेट है। आज से कोई 5 साल 6 साल पहले उसने किसी ना किसी एग्जाम में ये टॉपिक दिया। अभी अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एग्जामिनर तो उससे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। वो आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या है। एग्जामिनर तो आपसे पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज को अगर ठीक हमने करना है तो भला प्राइवेट फाइनेंस इसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अगर आप फाइनेंस करें, ग्रीन फाइनेंस इसमें कैसे हेल्प आउट कर सकता है। बेसिकली यूं समझ लें कि एग्जामिनर के लिए या दुनिया में किसी थीम के ऊपर जो मोस्ट रेलेवेंट लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है या वो एग्जामिनर पे आपसे पूछेगा, या पाकिस्तान में जो एक्चुअली सिचुएशन है वो आपसे पूछेगा। तो क्लाइमेट चेंज पे असल में हम आज भी क्लाइमेट चेंज का इशू तैयार करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कर लेंगे कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी क्लाइमेट चेंज से जो लॉस एंड डैमेज का एक कॉन्सेप्ट निकला है, क्लाइमेट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट निकला है कि पूरा ग्लोबल साउथ, सारे साउथ के कंट्रीज इकट्ठे होकर नॉर्थ को ये कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज आपका पैदा किया हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तो हमें जो है वो जो हमारा नुकसान हुआ वो आप पूरा करें। तो एग्जामिनर तो आपको क्लाइमेट जस्टिस पे कुछ देगा। सो फ्रॉम हेयर इस चीज पे हम इतनी बात करते हैं कि आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी बड़ा मैटर करती है कि आप न्यू टॉपिक्स से कोई अवेयर भी हैं या नहीं, और आपने रैंडम तैयारी की है या आपने बस एक एक टॉपिक सभी से करके गए और तैयार एक भी पूरी तरह नहीं किया। सो दिस प्लानिंग फेलियर ऑफ प्रिपेयरिंग इंग्लिश ऐसे थीम्स रैंडमली दैट अगेन इनवाइट्स। अब आपको पता है हर साल बच्चे डेमोक्रेसी तो करके गए होते हैं, 4 से 5 तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो या थीम्स होते हैं जिन पे अपेरेंटली बच्चों को होता है कि हाँ डेमोक्रेसी पे काम किया हुआ है, क्लाइमेट पे किया हुआ है, लेकिन पेपर में जाके क्यों नहीं कर पाते।
पेपर में जाके क्यों फेल हो जाते हैं? उसकी रीजन ये नहीं होती, उसमें बहुत से बच्चों के लैंग्वेज के इश्यूज नहीं होते, स्ट्रक्चर के इश्यूज नहीं होते, उनको वो टॉपिक ही नहीं आता होता। और मुसीबत ये है कि आप जो कि डेमोक्रेसी पे कभी काम किया था और बहुत बहुत अच्छा किया था, अब उसने जो मर्जी टॉपिक दिया हम तो वही डिटेल्स घुसेड़ के आएंगे उस टॉपिक में। अच्छा, अब तक तीन हमारी मिस्टेक्स डिस्कस होगी। उसमें मैं आप बात कर रहा था कि सीएसएस में तो अगर आप पास्ट पेपर्स में से कुछ टॉपिक सिलेक्ट करके अपने को चार थीम्स या तीन थीम सेलेक्ट करके उनको अच्छे तरीके से कर ले तो फिर बचत है। इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप डेली बेस पे टाइम ना दें तो मैं तो नहीं इस चीज की श्योरिटी दे सकता कि आप इसमें पास हो जाएंगे। क्योंकि आप ईडियम्स कर लेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, प्रेसी कंप्रीहेंशन में फिर गुजारा कर जाएंगे, वो 20 नंबर की जो बला वकैब है वो कहाँ से करेंगे? आप बता, अभी मुझे बता दें कि जी मैंने ये 5,000 वर्ड्स कर लिए इंग्लिश बी की वकैब से, तो मैं तो आपको नहीं कह सकता कि पेपर में जो 20 नंबर की वकैब आनी है इनमें से कोई आ जाएगा। हो सकता है आपने अगर 5,000 वर्ड्स किए हैं तो पेपर में उसमें एक भी ना आए। सो आपकी प्लानिंग में अगेन ये एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स फेलियर करते हैं कि कभी जिंदगी में एक ग्रामर की किताब पढ़ी और वो फिर रख दी और फिर 7वें 8वें महीने जाके उसको दोबारा रिवाइज कर लिया। पेपर बी के दो टारगेट्स, एक वोकैब और एक पेयर ऑफ वर्ड्स, या इसको सिंपली आप वोकैब ही कह लेंगे क्योंकि पेपर बी इनडायरेक्टली है तो वोकैब का पेपर। वोकैब एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपना जीना मरना बनाना है, तब जाके ये पेपर असल में आपसे पकड़ा जाएगा। अब मेरी पहली अटेम्प्ट में ऐसे तो मेरा पास था, 52 पे पास था सीएसएस में, तब बहुत सीवियर इश्यूज थे गाइडेंस के और मैं ये अक्सर बताता हूँ स्टूडेंट्स को। लेकिन पेपर भी मतलब वो बड़े अच्छे स्कोर थे, 52 सीएसएस में बहुत कम है जो 40 से बड़े कम लोग होते हैं जो 40 इवन क्रॉस करते हैं। लेकिन पेपर बी में 30 थे। और फिर ये वो कैब थी जिस पे काम करके मेरे पेपर बी में 78 भी हुए और सीएसएस के पेपर बी में 78 मार्क्स कह लें कि बहुत अच्छे मार्क्स कंसीडर होते हैं और बहुत कम लोग हैं जो इस ब्रैकेट तक पहुंचे होंगे आज तक जितनों ने भी पेपर दिया। अब उसकी रीजन वो कैब है कि वोकैब पे काम करने से मेरी कंप्रीहेंशन अच्छी होगी, प्रेसी अच्छी होगी, कंप्रीहेंशन अच्छी होगी, ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन अच्छा हो गया, इवन ईडियम्स आपके वोकैब और पेयर वर्ड्स तो है ही वोकैब। वो तो यूं कह लें कि 20 नंबर की वोकैब सिनोनिम्स और इंटोनिम्स की शक्ल में उसने इकट्ठी दे दी और कोई 10-15 नंबर की वोकैब उसने अलग कर ली पेयर ऑफ वर्ड्स की शक्ल में। और ईडियम्स फिर बच्चे तुक्का लगा जाते थे। वो पेयर ऑफ वर्ड्स में एग्जामिनर क्या करता है कि वो अगर आपका एक पेयर गलत है और दूसरा सही है तो वो मार्क्स आपको एक के भी नहीं देगा। सो पेयर ऑफ वर्ड्स अगेन एक वोकैब है, तो टेक्निकली तो आपकी 25-23 नंबर की वोकैब है। पेपर में इतना बड़ा डिसाइसिव क्वेश्चन है तो जो आप 40 की जो ब्रैकेट है, अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो आप प्रेसी कहाँ अच्छी करेंगे? ना तो आपको पूरी तरह प्रेसी समझ आएगी और ना जो आपने सॉल्व की हुई होगी आपकी लैंग्वेज उसको पसंद आएगी। वो 20 में से आपको 8 दे देगा, बहुत खुश हुआ तो 9 दे देगा। सो कलेक्टिवली तो आप 40 कर नहीं पाएंगे अगर आप वोकैब में एटलीस्ट 20 में से 10 नंबर स्कोर नहीं करते। सो प्लानिंग जब हम करते हैं कि कितना टाइम देना है इंग्लिश को, तो पेपर बी उसमें इस हवाले से ऐसे से भी इम्पोर्टेंट इस वजह से बन जाता है कि उसको ऐसे को आप भले डेली टाइम ना दें, ऐसे को आप बाद में शुरू में कुछ अर्सा डेली टाइम दें और बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी ये रख लें कि मैं ऐसे को सिर्फ वीकेंड दूंगा, हफ्ता या एतवार, तो चलेगा। पेपर बी को आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ वीकेंड के लिए उसको छोड़ दें। तो पेपर बी आपके डेली प्लान में कम अज कम आधे घंटे से 1 घंटा बाहर सूरत लेगा। अच्छा, ये हो गई जनरल कुछ मिस्टेक्स। उसके बाद जब एक बच्चे ने स्ट्रेटजी भी अच्छी बना ली, वो लिख भी अच्छा रहा है, उसने थीम वाइज तैयारी भी की है, अगली फिर मिस्टेक ये है कि बच्चे जो लिख रहे होते हैं उसमें उनकी लैंग्वेज की मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं हो रही। वो जहां से भी इवेलुएशन ले रहे हैं, इवेलुएशन का आप लोगों का एक ही क्राइटेरिया है, अगर एक टीचर इंतहाई शक्ल का बदसूरत है, उसको मतलब उसमें तमाम काबिल नफरत चीजें हैं, लेकिन अगर वो आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर पा रहा है, आपकी लैंग्वेज जो रेक्विजिट लेवल है जो आपका एफपीएससी आपसे मांग रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा, तो आप 1 साल नहीं आप 10 साल लिखते रहें जब बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं क्या और हमारी लैंग्वेज की मिस्टेक्स हैं क्या। और लैंग्वेज में ग्रामर एक एस्पेक्ट है,
बहुत से बच्चे ग्रामेटिकली ठीक लिख रहे होते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं लिख पा रहे होते। फिर उसके बाद एक टाइप ऑफ मिस्टेक आती है कि आप ग्रामेटिकली ठीक भी लिख रहे हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज कह लें कि उतनी पॉलिश्ड नहीं है जिससे आप ये कह लें कि एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए। तो क्लैरिटी लेके आनी है लैंग्वेज में, कोहेरेंस लेके आनी है, रेलेवेंस लेके आनी है, थोड़ी सी खूबसूरती भी लेके आनी है। इंग्लिश का बंदा है तो इंग्लिश के बंदे को कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड कोटेशंस और ये जो ये कह लें कि एग्जांपल्स हैं या रेफरेंसेस हैं उतना इंस्पायर नहीं करेंगे जितना उसको जबान इंस्पायर करेगी। ये एक प्रिंसिपल रियलिटी रहेगी इंग्लिश ऐसे के पेपर की कि इंग्लिश का बंदा अच्छी इंग्लिश से जरूर इंस्पायर होगा, जरूर इंस्पायर होगा, हमेशा इंस्पायर होगा। एंड दैट इज वाई आप लोग देखते हैं कि यार दो रूममेट्स थे, इकट्ठे तैयारी की, एक ही एकेडमी से पढ़ा, एक ही टीचर को चेक करवाया, एक ही किस्म की किताबें पढ़ी, एट द एंड ऐसे भी एक चूज किया, एक 40 पे पास हो रहा है, एक 55 पे पास हो रहा है। दैट इज योर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बेस्ड होना होता है। तो इवेलुएशन जो बच्चे अच्छे तरीके से लेते हैं और जो टीचर ये खासियत रखता है, ये काबिलियत रखता है, चाहे वो कोई भी टीचर है मार्केट का, उसके पास जाके आपने इवेलुएशन ली है और आपने फिर उस बेस्ड ऑन दैट इवेलुएशन आपकी लैंग्वेज में जितने मसले पॉइंट आउट हुए उन पे काम किया है। तो अब एक स्टूडेंट के एंड पे जितनी जितनी मेहनत या जितनी अच्छी प्लानिंग या जितनी तैयारी हो सकती है वो सारे बैरियर्स आपने क्रॉस कर लिए हैं। अब आगे किस्मत की देर सवेर है कि आपका अल्लाह ताला ने इस साल नहीं अगले साल लिखा हुआ है, या निजाम की सिस्टम की ज्यादतियों की आप नजर हो गए तो अल्टीमेटली यू विल रीच योर ड्रीम। आपके एंड पे जो कुछ हो सकता था वो आपने कर लिया। ये थी मेजर रीजंस जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं। अब ग्रामर की मिस्टेक्स की लेट्स सपोज मैं बात कर रहा था, मुझ ऐसे का जो एग्जामिनर है, आई हैव फ्रेंड्स इन पीपीएससी जो बेसिकली पीएमएस का एग्जाम देखते हैं, जिनके पास पीएमएस के एग्जाम्स की जो मार्किंग हुई होती है वो उनके पास आते हैं, वो उनको दोबारा टोटल करते हैं, उनको अपलोड करते हैं, वो सारी ड्यूटीज उनकी है। उन्होंने कहा है हमने पीएमएस की इंग्लिश ऐसे के पेपर्स देखे हैं और हमें पीएमएस के इंग्लिश ऐसे में आउटलाइन के अलावा आगे पूरे पेपर में कोई टिक काटा ही नजर नहीं आया, कोई निशान तक नहीं लगा हुआ। यानी एग्जामिनर ने आउटलाइन से ही पास कर दिया। जिन जिन बच्चों की आउटलाइन में कोई एक आध ग्रामर की मिस्टेक थी उनको उधर ही फेल कर दिया, और जिनकी ग्रामर की मिस्टेक नहीं निकली और बाकी जिन्होंने रेलेवेंट लिखा उनको उधर ही पास कर दिया। सो ऐसे निज़ाम में आपका सामना हो और सीएसएस का पेपर आप देने बैठे हों और एग्जामिनर को आउटलाइन में आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स नजर आए तो आपको क्या पास करेगा। और ये वो एरिया है ग्रामर की मिस्टेक्स जिसमें मैंने किसी बच्चे को मिस्टेक्स से पाक नहीं पाया, कहीं ना कहीं 50 किस्म की तो मिस्टेक्स है। नाउन की मिस्टेक्स, प्रोनाउन की मिस्टेक्स, प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स, वर्ड की वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक्स, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स। आपने आगे जो है वो जो है वो अगर दो सेंटेंसेस इकट्ठे किए हैं या एक सेंटेंस और फ्रेज इकट्ठा किया उनको किस तरह करना है, इतनी हजार किस्म की एडजेक्टिव की मिस्टेक्स, इतनी मिस्टेक्स निकलती हैं आर्टिकल की मिस्टेक्स के नोटिसेबल ही नहीं होती। बहुत से टीचर्स जो इवेलुएशन कर रहे हैं मार्केट में वो बस आप इतना क्विकली करते हैं कि उनकी मतलब बड़े बड़े मोतबर नाम है, बड़े बड़े अजीम उस्ताद है मार्केट में, मैंने उनके चेक किए हुए एसेस देखे हैं जो हमारे उस्ताद रहे हैं कभी। तो अब इस हवाले से कह लें कि मुनासिब भी नहीं कहना बनता, लेकिन जहां जहां गलती है वहां मैं इतना इतना बड़ा मार्कर के साथ टिक लगा हुआ होता है। तो ये इतना बड़ा बैरियर है ग्रामर की मिस्टेक्स का कि आपने जब तक इसको क्रॉस नहीं करना तब तक मतलब मुझसे कोई भी बच्चा आएगा और मुझे पता होगा कि इस बच्चे की ग्रामर की मिस्टेक्स हैं तो मैं तो उसको कभी मशवरा नहीं दूंगा, चाहे उसके बाकी 900 नंबर वो ले ले 1200 में से, मैं तो उसको कभी पेपर में जाने ही नहीं दूंगा क्योंकि इतना एविडेंट जो है वो एविडेंट है कि वो फेल होगा। सो इस बैरियर को आपने क्रॉस करना है और बाकी जो बातें मैंने की हैं ये सारी वो कह लें कि एसेंशियल पिलर्स होंगे आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि अब हम सीएसएस या पीएमएस के इंग्लिश ऐसे के लिए तैयार हैं। अब जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की कि बहुत से बच्चे स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स करते हैं,
स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स में वो मिस्टेक्स हैं, लेट्स सपोज किसी बच्चे के पैराग्राफ का साइज बहुत छोटा हो गया, टाइम नहीं मैनेज कर पाए, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, पैराग्राफ्स इतने छोटे लिखे कि एग्जामिनर ने नोटिस कर लिया कि इसके तो मल्टीपल पैराग्राफ्स ही आधे आधे पेज के हैं, बल्कि आधे पेज के भी कम के हैं, 6 6 7 7 लाइंस का एक पैरा है, फेल हो जाएगा। अगर एग्जामिनर ने आपसे राय मांगी कि आपके नजदीक ग्लोबलाइजेशन अच्छी है या बुरी, आपने 6 पॉइंट्स में ग्लोबलाइजेशन को कह दिया अच्छा है, 6 पॉइंट्स में ही कह दिया कि ग्लोबलाइजेशन बुरी है, तो आपने एग्जामिनर को क्या बताया है, आप किस तरफ है, आपकी राय क्या है? यानी 6 पॉइंट्स ही आपने उसकी सपोर्ट में दिए, 6 ही उसकी मुखालफत में दिए, आप कह रहे हैं दिन भी है रात भी है। सो इस तरह की बड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं, ये फिर स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। कुछ बच्चे इतनी एफिशिएंसी मारते हैं कि सीएसएस के बच्चे ऐसे में आउटलाइन इतनी कम्प्लेक्स बनाते हैं कि उनकी एक मेन हेडिंग होती है, फिर मेन हेडिंग की सब हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग की सब हेडिंग होती है, और उसमें आगे बड़ी कम्प्लेक्स पैटर्न, जिस तरह हमारे लैपटॉप्स में हमारे कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नंबरिंग पैटर्न ना, इस तरह के नंबरिंग पैटर्न्स कम्प्लेक्स बना, और कम्प्लेक्स आउटलाइन सीएसएस का एग्जामिनर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस तरह की मल्टीपल स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। यहाँ पे आके मैं फॉर द मोमेंट आज की क्लास को इतना ही ब्रीफ रखूंगा, आगे ऐसे आपने इंट्रो लिखना किस तरह है, पैराग्राफ किस तरह लिखना है, आपकी प्रेसी की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो हम फिर सेशन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन मूव करेंगे। हम फंडामेंटल्स पे डिटेल से बात करेंगे, प्रेसी को अलग डिस्कस करेंगे, कंप्रीहेंशन को, ट्रांसलेशन को, पैराग्राफ को, इंट्रोडक्शन को, कंक्लूजन को, फुल लेंथ ऐसे जो भी है। फॉर द मोमेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट योर क्वेश्चंस, अब हम उन पे बात कर लेते हैं। आप लोग टाइप कर सकते हैं या माइक भी बोल दें तो कोई मसला नहीं है, माइक में भी बोल लें तो कोई नहीं आपको देख रहा, टाइम बच जाएगा क्लास का भी। क्या क्वेश्चंस हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिजवाना सरफराज स्पीकिंग। सर क्वेश्चन ये है कि वोकैब के रिलेटेड बता दें कि कौन सी सोर्सेज से करनी चाहिए, लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो आप गाइड कर दें कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। बच्चा वोकैब के मल्टीपल सोर्सेज हैं, और मैं वो आपको सारे ही बताना चाहूंगा। अब उसमें प्लानिंग आपकी है कि आप किस तरह उनको यूज कर सकते हैं। वोकैब की एक किताब है, वोकैब 501, बहुत अच्छी किताब है। समटाइम्स सीएसएस पीएमएस में तो सीधे सीधे वहां से अल्फाज लग जाते हैं वोकैब। वोकैब 501 एक सोर्स हो गया। उसके अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक है वोकैब की, जो कि अच्छी खासी बल्कि है, उसमें उन्होंने कम अज कम 8 से 10 एक वर्ड के सिनोनिम्स दिए होते हैं, और 8 से 10 ही एंटोनिम्स दिए होते हैं। और जब मैंने कहा ना कि आपने इंग्लिश बी को डेली टाइम देना है, तो आपके लिए तो लेट्स सपोज आप आधा घंटा वोकैब को दे रहे हैं, तो आधा घंटा क्या ही मैटर करता है। आप सुबह उठे, आपका दिन का पहला टास्क वोकैब था, तो वोकैब के बाद आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स को पढ़ लिया, फिर जीएसए को पढ़ लिया, फिर साथ में कोई 2 ऑप्शनल्स पढ़ लिए, तो ये आपका बन गया डेली स्टडी प्लान, डेली स्केजुअल। उसमें अगर आप वोकैब डेली बेसिस पे रख रहे हैं तो बेहतरीन है। सो एक ये वर्ल्ड टाइम्स का सोर्स हो गया। इसके अलावा एक सोर्स है करीम दाद चुगताई की ग्रामर में कुछ तकरीबन 50 के करीब वोकैब की एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। उनकी जो पुरानी बुक है, जो कह लें कि कोई 20 के आसपास थी, वो अच्छी थी। अभी जो उनकी न्यू बुक है उसमें टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत किस्म की हैं, तो वहाँ पे आंसर्स बहुत गलत हैं, लेकिन फॉर रेफरेंस कि लेट्स सपोज 50 एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं और 50 में सभी में 20 20 सवाल दिए हुए हैं, 20 20 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो एक लफ्ज आप वहां से पकड़े, उसको मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी से देखें। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गूगल से कभी सर्च नहीं करना, सिर्फ मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी यूज करनी है, और उसके साथ एक डिक्शनरी या डिक बॉक्स जो कि मैं टाइप ही कर रहा हूँ, ये उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू है, बहुत अच्छी डिक्शनरी है, ट्रांसलेशन में ये आपके बहुत काम आ सकती है। तो रेफरेंस के लिए यानी अल्फाज किसी भी जगह से उठाएं, बेशक आप डाउनलोड कर लें कोई जीआरई बुक ऐप, जीआरई बुक ऐप का कोई भी सोर्स, आपके पास 500 वर्ड्स है, 500 वर्ड्स में आपने क्या किया कि फिर मरियम वेबसाइट आपने खोली, आपने एक रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें आपने उसमें कोई कोई 3 से 4 सिनोनिम्स लिख दिए, कोई 3 से 4 रिलेटेड वर्ड्स लिख दिए, टोटल तो 8 वर्ड्स बन गए। तो 500 को 8 से दे लें, मल्टी ज़रब कर लें इसको, तो ये 4 5 हज़ार वर्ड्स ये बन जाते हैं। तो इस तरह कोई कोई सोर्स उठा के साथ मैरियम वेबस्टर को यूज कर लें, एक तरीका ये है। और एक तरीका फिर ये है कि आप मल्टीपल एक्सरसाइजेस करें। बेस्ट सबसे तरीका यही है कि आपके पास कोई एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो जिसमें एटलीस्ट कोई 4 से 5 हज़ार वर्ड्स हों,
उस लिस्ट को फिर आप साथ साथ अपडेट करते रहें। JWT वोकैब बुक, उसके अलावा क्रीम दाद चुगताई की ग्रामर भी आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? बच्चा, इस सेशन की डिटेल्स ये हैं कि अब आपको मैंने एक रिक्वायरमेंट तो बता दी कि किस किस ग्राउंड पे आप लोग पास होंगे, किन किन चीज़ों से। तो हमने एक तो इसको लंबा रखा। अब मैंने बात की थी कि मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 2 महीने के सेशन भी रखे हैं, 40 डेज के सेशन भी रखे हैं, मैंने 4 महीने के सेशन भी रखे हैं, और मेरे साथ ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे पास एक एक साल पढ़े हैं। अल्टीमेटली इसको मैंने इस पेपर को इस तरह ही डिकोड किया या इस तरह ही समझा है कि जब तक बच्चा लिखेगा नहीं, इंग्लिश की तैयारी उस दिन आपकी स्टार्ट होगी जिस दिन आप राइटिंग शुरू करेंगे। सो इस सेशन में मेरा भी टारगेट यही है कि मैं आपको चंद लेक्चर्स दूं। मसलन मैं क्या करूंगा कि मैं आपको लेट्स सपोज ग्लोबलाइजेशन पे पढ़ाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये करूंगा कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर कर दूं, रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि अच्छी प्रेसी आप कैसे कर सकते हैं, अच्छी कंप्रीहेंशन कैसे कर सकते हैं। ये फंडामेंटल्स के लेक्चर्स क्विकली हम मैनेज करने के बाद मैं फिर आपको कुछ दे दूं लेक्चर्स थीम्स पे। एक लेक्चर में या 2 लेक्चर्स में मैं ग्लोबलाइजेशन को सारा डिस्कस कर दूं, और उसमें को 5-7 टॉपिक्स में जो पास पेपर्स के या जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो डिस्कस कर दूं। इसी तरह थीम वाइज कुछ हम लेक्चर्स करने के बाद फिर मैं आपको लिखवाऊं। मैं आपको लिखने का काम दूं, आप लिखें और चेक करवाएं। अंग्रेजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो आज सीखना चाहें या आपसे 10 साल बाद सीखना चाहें, अल्टीमेटली वो लिखने से है। सो आपसे मैक्सिमम लिखवाना, और साथ में आपको फंडामेंटल्स पे भी लेक्चर देना और थीम वाइज लेक्चर भी देना, और पेपर बी को हमेशा साथ साथ रखना। मसलन जब भी आपको राइटिंग के टारगेट्स मिलेंगे तो प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, ये 3 टारगेट्स ऐसे होंगे जो हमेशा साथ रहेंगे। सो ये सिंपल स्ट्रेटजी इन 5 महीनों की। इवेल्युएशंस आपको चूंकि साथ साथ ही लिखने का काम मिलता रहेगा तो साथ साथ इवेल्युएशंस होती रहेंगी, और हर बच्चे को उसका जो इवेल्युएशन है वो प्राइवेटली शेयर होगी। जिस बच्चे की असाइनमेंट है उसको मतलब ये नहीं होगा कि आपकी असाइनमेंट चेक करके मैं फिर को 10 असाइनमेंट्स चेक करूं फिर जनरली बता दूं कि ये मिस्टेक्स हैं। हर बच्चे की जो एक्चुअली मिस्टेक्स हैं, हर बच्चे की अपनी असाइनमेंट की मिस्टेक्स उसको बताई जाएंगी। तो जैसे जैसे साथ साथ लिखने का काम होगा वैसे वैसे आपकी इवेल्युएशन होंगी। वीक में एटलीस्ट 2 क्लासेस होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं बट 2 क्लासेस लाजमी होंगी, जिसमें हम फंडामेंटल्स पे स्टार्ट यूं लेंगे, पहले फंडामेंटल्स फिर थीम्स और फिर राइटिंग। और जब 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 थीम्स पढ़ाते रहेंगे, लेट्स सपोज एक थीम कंप्लीट हुआ है तो उसके फौरन साथ ही आपको राइटिंग की असाइनमेंट मिल जाएगी, और साथ ही पेपर बी की भी असाइनमेंट्स मिलती रहेंगी। ऐसे लिखना कैसे है बच्चे, ये तो बिल्कुल हम अभी तो सिर्फ हमारा असल तो पर्पस ये था कि आप समझ सकें कि इस सब्जेक्ट में आपसे रिक्वायर्ड क्या है, कौन सी वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रैक्टिस है कि जिसके बाद आप पेपर में जा सकते हैं। असल तो इसका ये पर्पस था, सिर्फ आपको बताना। अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किन टॉपिक्स पे लिखना है, ये तो हम आपको डिटेल में बताएंगे जब आप मिसाल के तौर पे ऐसे लिखना कैसे है। सबसे पहले आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आउटलाइन की प्रैक्टिस, मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस की मार्केट में तमाम वो बच्चे जो सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, वो एक बहुत ही फ्लॉड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, और इससे उनका बहुत क्रूशल टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आपको मतलब किसी से भी नहीं पढ़ना, लेट्स सपोज, या आप हमारे पास नहीं आती, तो आपको मैं इतना अभी बताता हूँ कि आपने सबसे पहले आउटलाइन लिखना शुरू करनी है। महीना डेढ़ आउटलाइन लिखने के बाद आप ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस चलनी, तो अगर आप 27 की अटेम्प्ट देनी है तो ये तो 27 के पेपर्स तक आपने राइटिंग में तो रहना है। आउटलाइन के बाद आप उसके साथ 2 इंट्रोडक्शन और 2 पैराग्राफ्स इंटीग्रेट करेंगे, यानी पैराग्राफिंग फिर बाद में कोई महीने 2 बाद हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन होगा ये कि हम सिर्फ पैराग्राफ नहीं लिख रहे होंगे, एट लीस्ट आउटलाइन और पैराग्राफ लिख रहे होंगे। और 2 पैराग्राफ लिखना मतलब, अब आप पैराग्राफ एक ऐसी डोमेन है जिसमें आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, जिसमें आप ग्रामर की मिस्टेक्स को भी कवर कर रहे हैं, और जिसमें आपकी रीडिंग भी हो रही है। सो 2 पैराग्राफ्स के बाद यू एक्सपैंड इट, और आप इसको कोई 5 एक पैराग्राफ्स तक ले जाते हैं। ये फिर आप एक लंबे अरसे के लिए ये प्रैक्टिस रखते हैं कि 5 पैराग्राफ बहुत हैं, मैक्सिमम आउटलाइंस आप लिखें।
क्योंकि आउटलाइन में ही बच्चे इतनी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि दिस इज द डोमेन जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। सो 4-5 महीने आपकी यही प्रैक्टिस रहेगी कि आउटलाइन इंट्रो 4 to 5 पैराग्राफ्स, आउटलाइन इंट्रो 4 to 5 पैराग्राफ्स। उसके बाद जब आपको लगा कि मैंने लेट्स सपोज कोई 40 से 50 आउटलाइंस लिख ली हुई हैं, तो इसका मतलब है अब आपकी अच्छे खासे टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुकी है। अब आप उन्हीं टॉपिक्स को जिन पे आपने 5-5 पैराग्राफ्स लिखे थे उन पे फुल लेंथ एसेस लिखना शुरू कर देंगे। सो ये आपकी चॉइस होगी। अब आप चूंकि इनडायरेक्टली पैराग्राफिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अब आप 7-8 या 10 एसेस भी लिख लें तो फुल लेंथ 7-8-10 एसेस भी काफी हो जाएंगे। फिर पेपर से कोई 2 महीना पहले आप लोग ये करेंगे कि आप लोग 3 घंटे का टाइम रखेंगे, क्योंकि पेपर में तो 3 घंटे, अभी तो मेरे पास टाइम होगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में हो सकता है 4 दिन लगा लूं, 4 दिन रिसर्च करूं फिर एक ऐसे लिखूं। लेकिन पेपर में तो 3 घंटे लिखना है ना, तो पेपर से को 1-2 महीना पहले फिर मैं मेरी ये प्रैक्टिस होगी कि डेली मैं 3 घंटे का टाइम रखूंगा, एक ऐसे लिखूंगा। सो दिस इज हाउ आपने लिखना है। और लिखना कैसे, आप एक थीम सेलेक्ट करेंगे, पास पेपर से टॉपिक चूज करेंगे, आपको अकेडमी से भी पता चल जाएगा, हम लोग भी आपको असिस्ट करेंगे कि क्या आपने किन टॉपिक्स पे लिखना है। आपको टॉपिक्स भी पता होंगे, तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे से जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत एआई से भी सर्च ले जो है वो हेल्प ले लेंगे। और समटाइम्स तो यूट्यूब भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। उसके बाद आप लिखेंगे। बाकी आप मतलब जो मर्जी गलतियां करते हैं उनको ठीक करवाना हमारा हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। आपकी रीडिंग में कोई मिस्टेक्स होती हैं, आपकी राइटिंग में कोई मिस्टेक्स होती हैं, कोई आइडियाज की मिस्टेक्स होती हैं, उनको ठीक करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने फीस पे करनी है तो सिर्फ लेक्चर्स के लिए नहीं करनी। और मेरे तो पास तो जिन बच्चों ने लेक्चर्स लेना है मैं उनको अभी कहता हूँ कि बिल्कुल भी ना आए, वो जाएं और कहीं और से जाके लेक्चर्स लें, क्योंकि इस सेशन का तो पर्पज ही आप लोगों को लिखवाना है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देना, पेपर के लिए तैयार करना है। पेपर के लिए आप लोगों ने तैयार होना है, तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपकी आइडियाज की मिस्टेक्स जो है उनको ठीक करवाया जाए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, एआई बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। एक्सपेरिमेंट मैंने किया है चेकिंग के लिए। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी दौर में लिखने आए थे मेरे पास, तो वो एआई यूज करते थे, और उनके एआई से चेक हुए हुए उनके मैंने को 3-4 पैराग्राफ्स देखे थे, और उसमें 5-5 10-10 गलतियां थी जो एआई ने पॉइंट पॉइंट आउट ही नहीं की थी। तो एआई इज गुड, लेकिन आप इसमें एआई की लैंग्वेज बहुत फजूल है। मतलब एग्जामिनर जब भी कोई आपकी असाइनमेंट पढ़ेगा जिसमें आपने एआई यूज करके उसी तरह लिखा है, तो वो ह्यूमन एलिमेंट ही उसको मिसिंग लगेगा। तो फील होगा कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, किसी मशीन का लिखा हुआ है। तो चैट जीपीटी तो बिल्कुल भी लैंग्वेज की मिस्टेक्स तो उस तरह से चेक कर ही नहीं सकती। हाँ, हेल्प लेने में बुरा नहीं है, लेकिन वो इनफ नहीं है, बिल्कुल भी इनफ नहीं है। असाइनमेंट्स में बिल्कुल जनाब आउटलाइंस भी होंगी और पैराग्राफ तो लाजमी है। शुरू शुरू में कुछ आपको रिलैक्स करने के लिए स्टार्ट आउटलाइन, हम मतलब बाकी एकेडमीज की तरह ये नहीं होगा कि। और मेरा जो पढ़ाने का बैकग्राउंड है, मैं कोई ज्यादा मार्केटिंग वाला टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं सर्विस में। तो मल्टीपल एग्जाम्स में है, सीएसएस पीएमएस में हर साल 5-5 10-10 बच्चे तो बड़े आराम से पास होते हैं। सीएसएस स्पेशल में 9 बच्चे थे। इस दफा जो पिछला सीएसएस का रिजल्ट आया उसमें थे, पीएमएस पंजाब में 7 स्टूडेंट्स थे। तो अब बाकी टीचर्स क्या करते हैं, 5-5 7-7 महीने तो पैराग्राफ ही लिखवाए रखते हैं। तो आपकी आउटलाइन तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आउटलाइन तो हमेशा साथ साथ रहेगी, उसके साथ हम पैराग्राफ्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे। देखें, जो लोग ये सोचते हैं ना कि जी मेरी बेसिक्स वीक है, तो इंग्लिश ऐसे बड़ा मुख्तलिफ है कंपेयर टू सी एस एस पी एम एस का, ऐसे बड़ा मुख्तलिफ है बाकी एग्जाम से। अब तक जो हमने तो मैक्सिमम जो इंग्लिश की कह लेंगे एफ एस सी लेवल तक की, यूनिवर्सिटी में क्या इंग्लिश रह गई थी। यूनिवर्सिटी लेवल तक तो क्या करते, मतलब एफ एस सी लेवल तक तो क्या करते थे, हमारे पास एक गाइड होती थी, वहां से रट्टा लगाते थे, पेपर दे देते थे। यहाँ पे आपको जो लगता है ना कि आपके बेसिक्स वीक है, आप इसको यूं समझें कि असल में आपकी रीडिंग नहीं है। आप लेट्स सपोज ये इमेजिन करें कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल ठीक है, आपने पेपर देना है, पेपर में एक टॉपिक आ गया है कि फेमिनिज्म जो है ये एक विमेन के इश्यूज के लिए सॉल्यूशन है या इन इटसेल्फ प्रॉब्लम है, तो क्या लिखेंगे इस पे।
वो आपकी अच्छी ग्रामर तो नहीं ना काम आई। असल में आपके बेसिक्स वीक होने का असल मकसद यह है कि आपकी रीडिंग नहीं है। सो जब आपकी रीडिंग गैप्स कवर होंगे तो बहुत से जो आपको अभी ये जो बला लगता है इंग्लिश ऐसे, असल में आपके सबकॉन्शियस में मसला ये है कि आपको पता नहीं है लिखना क्या है। गुड राइटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन गुड रीडिंग, उसमें असल मसला रीडिंग का है। फिर आ जाती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में मुझे बताया हम में से कौन ऐसा है जिसको टेंसेस नहीं आते, या जिसने टेंसेस नहीं पढ़े हुए। और राइटिंग में तो टोटल 3 से 4 किस्म के टेंसेस, ये जो 12 टेंसेस हमने कभी पढ़े थे जो हमारे पांचवी छठी से शुरू हो गए थे, 12 टेंसेस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सीएसएस पीएमएस में। हम राइटिंग में एक्टिवली को 3 से 4 टेंसेस यूज कर रहे होते हैं। तो जब आप अच्छी रीडिंग की तरफ आएंगी तो ऑटोमेटिकली लिखना शुरू हो जाएंगी। उसमें फिर जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, एक टीचर जब ग्रामर की मिस्टेक पॉइंट कर देता है, बच्चे के लिए पॉइंट आउट कर देता है, तो ये 5 नंबर का पेपर भी में करेक्शन का सवाल भी तो है। ग्रामर तो आपको वैसे ही इसके साथ इन टच रहना है ना। जब आपकी एक मिस्टेक पॉइंट आउट हो गई और टीचर ने ये बता दिया कि ये इस ग्रामर के इस रूल की वजह से ये मिस्टेक है और इसने इस तरह ठीक होना, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगली असाइनमेंट्स में वो मिस्टेक्स जो है वो रिपीट ना हो। सो इनडायरेक्टली राइटिंग इन इटसेल्फ एक इतना बड़ा उस्ताद है कि राइटिंग करने से ही ऑटोमेटिकली ग्रामर भी ठीक होती जाती है, राइटिंग की स्किल भी बिल्ड हो जाती है, थोड़ा पढ़ के भी आप ज्यादा लिखने के भी काबिल हो जाते हैं। और रीडिंग साथ साथ करने से आपके आइडियाज की कमी बेशी दूर हो जाती है। सो असल में आप अपने बेसिक्स को ये कंसीडर करें कि आपकी रीडिंग नहीं है। उतना ये मसला नहीं है कि जहाँ पे इज लगाना हुआ वहां एम आप लगा देंगे और जहाँ पे आर लगाना हुआ वहां पे इज लगा देंगे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल इवेलुएशन ही होगी इसमें भी निसार साहब। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप जो असाइनमेंट्स इस 5 महीने के टाइम में लिखेंगे वो आपका मतलब आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी, उनका ही फीडबैक मिलेगा। ये नहीं कि मैं को 2 4 असाइनमेंट देखूंगा और फिर उसमें फीडबैक दे दूंगा। और अगर आप इस पूरे सेशन को रखना ही इसी तरह चाहते हैं कि आप शुरू से ही अपना राइटिंग पे फोकस, यानी आपको लगता है आपके फंडामेंटल्स ठीक है और आपको उस तरह से आप बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो ये आप 5 महीने के 5 महीने आपके लिए इवेल्युएशन सेशन होंगे। क्योंकि मेरा तो असल पर्पस, मुझे तो खुशी तभी होगी जब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं तो यूट्यूब भरी पड़ी है, वहां से जाके लें लेक्चर्स। फिर किसी सीएसपी या किसी इंग्लिश के टीचर से क्यों लेते हैं लेक्चर्स? लेक्चर्स तो आपको, आप ये सोचें कि आपको, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको इस काबिल बना दूं कि आप लेक्चर्स कहीं से भी ना लें, आप खुद रिसर्च करने के काबिल हो जाए। आपको खुद पता होगा कि आपने, पता होगा आपने पढ़ना कहाँ से है, किस तरह रिसर्च करनी है। असल में रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको वो करना आ जाए, फिर लेक्चर्स की तो रिक्वायरमेंट ही है। मेरा तो पर्पस भी ये है कि बच्चों को जल्दी राइटिंग की तरफ लाया जाए। सो आप अगर इसको इवेलुएशन की तरह ट्रीट करें तो आप शुरू से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए। अम, सर कुछ बच्चे जो होते हैं वो घर बैठ के तैयारी करते हैं सीएसएस की, जी और जी वो क्लियर भी कर जाते हैं। 2025 का रिजल्ट आया तो उसमें हमने देखा है, उनकी जुबानी सुना है। और जी जी। कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, अकेडमीज में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सीएसएस क्लियर नहीं कर पाते। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि घर बैठ कर तैयारी करने वाले स्टूडेंट ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिससे वो क्लियर कर जाते हैं। बेटा इसमें बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैंने भी मतलब बहुत ज्यादा अकेडमीज नहीं ली। असल में जो बच्चे एकेडमी चले भी जाते हैं उसके बाद, अब एकेडमी 6 महीने में आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकती है। वो आपको, लेट्स सपोज आप कंपलसरी और ऑप्शनल लेते हैं तो 6 महीने का टाइम आपको लग गया। उसके बाद एकेडमी ने ये तो नहीं करना कि आपको साथ एक तावीज भी दे के इन 6 महीनों में जो पढ़ाया है वो अब आपको याद भी हो जाए, वो आपके किसी तरह माइंड में डाउनलोड भी हो जाए। सो बच्चे का काम एकेडमी के बाद भी जारी रहता है। अब जो बच्चे जनरली एकेडमीज में नहीं जाते, या तो उनकी फैमिली में कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी होता है। अब मसलन मेरा सीएसएस हो गया और मेरे पहले 2 दफा पीएमएस भी पास था, एक दफा सीएसएस भी पास था, तो मैं तो किसी बच्चे को एकेडमी नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं गाइड कर सकता हूँ। अब हर बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो मतलब
अपने इंटरव्यूज में मुंह उठा के कह देते हैं कि जी हमारा 4 महीने में हो गया, हमारा 3 महीने में हो गया, हम तो आज तक किसी के पास गए नहीं। वो हवा में नहीं तैयारी कर रहे होते, उनको या कोई सीएसपी गाइड कर रहा होता है या उनकी कोई फैमिली में होता है। वो मतलब घर बैठ के भी किसी ना किसी से तरह से कनेक्ट जरूर होते हैं। फिर ऐसे बच्चे ये करते हैं कि अगर वो एकेडमी नहीं भी जाते तो वो इंडिविजुअली डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टीचर्स से, डिफरेंट मेंटोर्स से क्लासेस ले लेते हैं। करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ लिया, कोई सब्जेक्ट कहीं से पढ़ लिया। फिर और कुछ हो ना हो, इंग्लिश की कोचिंग बाहर सूरत लेते हैं। सो ये जरूर होता है कि बच्चे कोई एकेडमी कम गया है, कोई ज्यादा गया है, किसी ने ज्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है। ये नहीं होता कि इसमें कोई बच्चा कोई। और जो बच्चे फिर जो है वो एकेडमी पढ़ने रिटर्न के लिए नहीं जाते, इंटरव्यू के लिए, फिर वो क्या करते हैं? और ये उसने किस इंटरव्यू में बताया है? या तो वो खुद मतलब इंटरव्यू के लिए फिर चले जाते हैं। मारूक नाम था सर, 2025 का रिजल्ट है तो उनकी जबानी मैंने सुना। बेटा मैं वैसे समझा रहा हूँ कि हमें ना उनके फैमिली बैकग्राउंड का बता। अब एक बच्चा है, उसका वालिद डिप्लोमेट है, उसकी वालदा पैस में है, वो ना जाए एकेडमी में? उनके डाइनिंग टेबल पे डेली बैठ के इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं। वो अपनी स्कूलिंग से बहुत सारे उनको तो कोई घर में बैठ के, मतलब मैं अब चाहूँ तो वो सारी चीजें खुद नहीं टास्क दे सकता घर में किसी बच्चे को। तो ये होता है, वो किसी समहाउ किसी ना किसी एकेडमी से जरूर कनेक्टेड होते हैं। बाकी यह है कि इंटरनेट आपके पास, आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं, बहुत से पेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर किसी बच्चे को वाकई लगता है कि उसकी प्रीवियस एजुकेशन भी अच्छी है, उसकी स्कूलिंग अच्छी है, वो शार्प बच्चा है, वो अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, और उसकी डिग्री भी कुछ इस तरह की थी कि सीएसएस के कोई 4 से 5 सब्जेक्ट्स तो इनडायरेक्टली वैसे ही उसके अलाइड सब्जेक्ट्स में थे। किसी का सोशियोलॉजी था, साथ उसने पोल साइंस पढ़ा हुआ है, जेंडर पढ़ा हुआ है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आधे तो ऑप्शनल यहीं पे कवर हो गए। अब उसका एक ऑप्शनल के लिए वो एकेडमी थोड़ी जाएगा। तो इस तरह जिस बच्चे को लगता है कि बहुत सी चीजों में मैं बाकियों से बेहतर हूँ, उसको फिर सिर्फ इंग्लिश में कोचिंग की जरूरत होती है। बाकी बच्चों को जनरली असिस्टेंस चाहिए होती है। सो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे जाते हैं एकेडमी फॉर्मली बाकायदा कोई सेशन लेने, बहुत से बच्चे नहीं भी जाते। बट उनके साथ सीएसपीज की या सीनियर्स की या इवन फैमिली में बहुत से लोगों की या टीचर्स की गाइडेंस जरूर होती है। दैट इज माई पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? चैट में कुछ और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इंडिविजुअल इवेल्युएशन पे निसार से बात हो गई है। एक माह में कितनी असाइनमेंट्स लिखनी होंगी सर? लेक्चर्स वीक में 2 होंगे और बाकी पूरा वीक आपके पास लिखने का टाइम होगा। मसलन एक वीक के लिए 2 प्रेसी, 2 कंप्रीहेंशन, 2 ट्रांसलेशन और 2 आउटलाइंस आपसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी हमारी। क्या आप लाजमी तौर पे एक वीक में ये कुछ 7 8 असाइनमेंट्स लिखें? तो एक वीक में अगर ये है तो महीने में तो आपकी 30 40 असाइनमेंट्स बन गई ना। तो ये आपका एक रॉ टारगेट ये होगा कि वीक में कोई 2 आउटलाइंस, 2 प्रेसी, 2 कंप्रीहेंशन, 2 ट्रांसलेशंस तो आपसे लाजमी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें आप लोग चूंकि रीडिंग भी कर रहे होंगे, तो ऐसे तमाम बच्चे जो थोड़ा पढ़ के लिखते हैं या ज्यादा ज्यादा लिखते हैं, या ऐसे बच्चे जो ज्यादा पढ़ते हैं और थोड़ा लिखते हैं, ये दोनों की स्ट्रेटजी फ्लॉड है। आपने रीडिंग और राइटिंग का एक बैलेंस रखना होता है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो और आप मेहनत से लिख रहे हो। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये फतूर होता है कि हमने रोजाना लिखना है। उसका कोई फायदा नहीं है इसमें, ना आप अच्छी रीडिंग कर पा रहे होंगे और ना लैंग्वेज में कोई इंप्रूवमेंट ला पा रहे होंगे। और होगा ये कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट में जाना है, उनके साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, हमारे लेक्चर्स भी होंगे, उनकी अपनी रिसर्च भी होगी, और फिर पेपर बी की असाइनमेंट्स भी होंगी, ऐसे की भी होंगी, और ग्रामर के बाकी टास्क अलग होंगे, इडियम्स भी वो पढ़ रहे होंगे, वोकैब भी पढ़ रहे होंगे। सो ये बड़ा एक बेहतरीन प्लान होगा कि एटलीस्ट अगर वीक में आप पेपर बी के 3 बड़े सवाल, प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, और ऐसे की 2 आउटलाइंस, एटलीस्ट ये आप लाजमी कर रहे हो। इतनी आपसे एक वीक की रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो महीने की तो बहुत सी बन जाएंगे। जी जी, इंडिविजुअली ही गाइड करूंगा मैं। मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं कि आपकी असाइनमेंट चेक की जाएगी और आपकी असाइनमेंट में क्या गलतियां हैं आपको वो कन्वे किया जाएगा। आज तक मैंने इन 7 सालों में जितना पढ़ाया है उसमें हर बच्चे को इंडिविजुअली ही गाइड किया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी की असाइनमेंट की गाइडेंस आपको दे दूं? आपके मसले होंगे तो उन पे आपसे, आपके ही मसलों पे बात होगी, तभी आप इम्प्रूव करेंगी।
बिल्कुल, रीडिंग के लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा, बहुत से सोर्सेज सजेस्ट किए जाएंगे, किताबों के नाम बताए जाएंगे, कुछ रिसर्च पेपर्स आपको टाइम टू टाइम शेयर्स भी हम लोग कर देंगे। और बाकी बता दिया जाएगा, आपको सिखा दिया जाएगा कि आपने रिसर्च करना कैसे है। बच्चे वोकैब करेंगे आप खुद, वो तो उसके सोर्सेज है ना, मतलब उसमें यही है कि आपने एक लफ्ज पढ़ लिया है, लेट्स सपोज आपने एक लफ्ज पढ़ा है चीट, किसी को धोखा देना है, या आपने एक लफ्ज पढ़ा है मुश्किल से समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि समथिंग जो बहुत मुश्किल से समझ आ रही है, एसोटेरिक आपने पढ़ा है, तो आप इसका सिनोनिम्स पढ़ लेंगे, रिकंडाइट, हर्मेटिक, इस तरह आर्केन, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, ये बात इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये पढ़ने तो आपने खुद हैं। हाँ, राइटिंग में पेपर बी के तीनों सवालों में और ऐसे में कोई आपने गलत किसी जगह पे वोकैब यूज की हुई हो या अच्छी यूज नहीं की हुई, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ये लफ्ज आपका इतना अच्छा नहीं है, सी एस एस पी एम एस के लेवल पे इससे ज्यादा ये बेहतर वर्ड्स हैं, अगर आप ये यूज करें, और कोई गलत लिखा होगा तो वो मैं ठीक करवा दूंगा। ये असिस्टेंस इवेलुएशन में आपके साथ होगी। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ, इसके अलावा ये है कि रोड टुवर्ड्स ब्रिलियंस के साथ मैं मेंटोरशिप भी दे रहा हूँ, तो उसमें यह है कि जो तो स्टूडेंट्स होंगे, जो लोग ज्वाइन करेंगे इसको, उनको तो उनके लिए तो हम पूरा साल अवेलेबल होंगे, उनके जो भी उनको कोई नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आता है, कोई बाकी सब्जेक्ट्स में आता है, तो सारे मेंटोर्स उनके लिए अवेलेबल होंगे। मैं भी अवेलेबल उनका, मैं वैसे इंग्लिश के अलावा बहुत से बच्चों की इन 7 सालों में मेंटोरिंग की भी है, जो आए मुझसे गाइडेंस लेके चले गए और जाके उसी बेस पे फिर तैयारी की और कभी एकेडमी नहीं गए। तो ये बात है, मैं उन मतलब इस तरह मेंटोरिंग हम करेंगे, हम आपको पूरा स्टडी प्लान हम देंगे, आपके ऑप्शनल हम सिलेक्ट करवाएंगे, आपको नोट्स बनाने का तरीका बताएंगे, आपको किताबें बता देंगे, आपको थ्रू आउट द ईयर आपसे कनेक्ट हम जरूर रहेंगे। तो मेंटोरिंग हम देंगे इसमें, जो तो बच्चे होंगे हमारे जो ज्वाइन करेंगे। बाकी जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए हम 2 मीटिंग्स रखेंगे, एक 45 मिनट्स की मीटिंग होगी और एक हाफ आवर की मीटिंग होगी। उसके बड़े मिनिमल से चार्जेस हैं, बाकी फीचर्स उसके यही हैं कि जो लोग एक तब सी एस एस जीरो से स्टार्ट करें, हम उनको जो है वो पूरा गाइड कर देंगे, उनको पूरे साल का प्लान दे देंगे कि इन 7 महीनों में 4 महीने में आपने ये करना है, रिमेनिंग 3 मंथ्स में आप ये करेंगे, इतना टाइम आप टेस्ट के लिए यूज करेंगे, सोर्सेज ये करेंगे, इतने सवाल आप प्रिपेयर करेंगे। सो ये मेंटोरशिप एक अदर देन इंग्लिश हमारा एक ये फीचर है। 10 से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, 10 से। ये तो आज क्लास इस वजह से रखी है कि आप लोग बेचैन हो रहे थे कि पता नहीं कब स्टार्ट होगा, तो 10 से फॉर्मली स्टार्ट होगा, 10 को हमारी पहली क्लास होगी इंग्लिश ऐसे की। और किसी को कोई कंफ्यूजन? नो क्वेश्चंस? सो टाइमिंग्स बच्चा ग्रुप में आपको कन्वे भी की जाएंगी, और जनरली तो इवनिंग क्लासेस होंगी, और चूंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, तो जिन बच्चों को टाइमिंग के इश्यूज हैं, कोई क्लैश आता है टाइमिंग का बाकी उनकी किसी क्लासेस से या कुछ किसी भी जॉब की वजह से, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो दूसरा ये है कि चूंकि ये 5 मंथ्स का सेशन है, इसमें हम चार्ज ही मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि 3 महीने में आप अब सीख गए, आपको जरूरत ही नहीं है, तो अल्लाह हाफिज। आपके पास एक एग्जिट का ऑप्शन होगा, हम ना तो पूरी फीस इन 5 महीने की इकट्ठी ले रहे हैं, और ना ये कर रहे हैं कि आपको जबरदस्ती बांध के रखें, एक एग्जिट का ऑप्शन है आपके पास, आप जितना पढ़ना चाहें, 1 महीना पढ़ना चाहें, 1 महीने के बाद आप बेशक जाएं। सो इट इज अप टू यू। आप इन 5 महीने के बाद फिर दोबारा मजीद इवेलुएशन की तरफ आना चाहें तो वो भी हो जाएगा, तो जैसे आपको सूट करे। रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल होंगी अवेलेबल, लेकिन जाहिर है कि रिकॉर्डिंग्स जितने मंथ आपने पढ़ा उतने मंथ्स के जो लेक्चर्स हुए उनकी ही रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी, और वो इसी टाइम पीरियड में अवेलेबल होंगी। आप 5 मंथ्स पढ़ते हैं तो इन 5 महीने के दरमियान ही होंगी, टिल पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग किसी भी एकेडमी की जाहिर है वो एक प्रॉपर्टी होती है, और स्टूडेंट्स को जितना मर्जी कहें स्टूडेंट्स आगे से आगे शेयर करते हैं। सो इस सेशन के ड्यूरेशन में या टिल एग्जाम्स आपको एटलीस्ट जरूर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। फुल लेंथ एसेज आपसे बड़े जल्दी लिखवाए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो हम जा इस वजह से रहे हैं कि आपका डर खत्म हो।
करें तो आप तब जब आपको पहले दिन से फुल लेंथ का टास्क मिल जाए। हम तो इतना इसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करेंगे, इतना टेक्निकली मैनेज करेंगे कि सबसे पहले तो सिर्फ आउटलाइन लिख रहे हैं। और आउटलाइन में भी जो आप लोग गुल खिलाओगे, मुझे पता है शुरू में कोई बच्चा आउटलाइन ठीक नहीं लिखेगा, लेकिन ये है कि उसको ठीक मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। आउटलाइन के बाद हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैरा ऐड कर रहे हैं, फिर 2 पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, फिर उनको 5 पे लेके जा रहे हैं, फिर बाद में फिर इस प्रैक्टिस को एक लंबे अरसे के लिए रख रहे हैं। हमारे पास 5 महीने का टाइम है, तो हम कम अज कम कोई 3 मंथ तो इसी प्रैक्टिस में रहेंगे। आखिर में आखिरी महीना हम फुल लेंथ की तरफ आ जाएंगे, और आपके पास भी फिर खुला टाइम होगा। और फुल लेंथ ऐसे देखें तो आप एक दिन में एक फुल लेंथ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी मुश्किल आप लोगों के लिए हकीकत में है ये कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ के लिखते हैं तो पहली असाइनमेंट मुश्किल हो जाएगी, दूसरी मुश्किल हो जाएगी, तीसरी मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद लिखना तो आपको आ जाएगा। लिखना तो उस तरह से मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि पढ़ना ही इन इटसेल्फ एक मुश्किल चीज है, तो ये मुश्किल तो होगी। इसके लिए तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। फिर सीएसएस करना है तो अगर इतनी सी भी आपने मुश्किल नहीं उठानी तो फिर आपको सोचना चाहिए। सो वाहिद मुश्किल ये है कि आपने पढ़ना है, और कोई मुश्किल नहीं है। और यही यही काम बहुत से लोगों से नहीं हो पाता, नहीं पढ़ पाते लोग। बहाने 100 है, लेकिन नहीं पढ़ पाते। और ये पहला बैरियर ही जो नहीं क्रॉस करता, बस बात खत्म। जी, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन आप जरूर पढ़ें, दैट इज अ गुड सोर्स। वो करंट अफेयर्स के लिए, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, इवन ऐसे के लिए दैट इज अ गुड सोर्स, आप पढ़ें उसको। बच्चा मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए ये काम, आज हमारी बात होगी, ये क्लास का पर्पस भी आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करना था। बाकी फिर हम इन डिटेल आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो उन पे बात करेंगे। आप अगर आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, या आपको मेंटोरशिप चाहिए, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। आपके इस क्वेश्चन का मैं आखिरी ये सवाल ले रहा हूँ, रीडिंग कैसे करें। रीडिंग का एक ही पर्पस होता है कि आपको पहली बात तो यह है कि चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हों। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज द अल्टीमेट टारगेट ऑफ रीडिंग। फिर रीडिंग में कुछ चीजें होती हैं जो आपने रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव करनी होती हैं। सो जहां से भी कुछ पढ़ें, अगर तो आपकी कोई ऐसी चीज है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट्स में सेव करते हैं। उसके बाद फिर जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम रीडिंग करते हैं तो शुरू शुरू में हमारा टाइम लगता है, बाद में तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो फिर बाद में आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप क्विकली चीजों को पढ़ें। सब क्विक स्किमिंग, जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू, एक ग्लिम्प्स चीजों के ले लेना। बाद में एक मेच्योर तैयारी वाले बच्चे का ये होता है मोड ऑफ रीडिंग, कि वो क्विकली चीजों को पढ़ता है, अपने काम की चीज उठाता है, बाकी इग्नोर करता है। ठीक है जी, लेट्स कॉल इट अ डे। मिलते हैं बाद में आप लोगों से।